और अब तो बाकायदा नून लीग के सफ़ों में से डील की आवाज़ें आ रही। मुस्लिम लीग नून का ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट को वज़ीर आज़म के खिलाफ अज़ खुद कार्रवाई करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। पुराने ज़माने की बात है कि एक बादशाह था जो अपनी राया पर बड़ा मेहरबान था। उसने 100 किलोमीटर लंबी सड़क तामीर करने का हुक्म दिया। जब सड़क तामीर हो गई और उसके इफ्तिताह का वक्त आया तो बादशाह ने अपने 3 वज़ीरों से कहा कि एक बार पूरी सड़क का जायज़ा लेकर आओ ताकि पता चल सके कि कहीं कोई नक्स तो बाकी नहीं रह गया। अच्छा, तीनों वज़ीर चले गए। शाम में पहला वज़ीर वापस आया और कहने लगा कि बादशाह सलामत, पूरी सड़क बहुत शानदार बनी है, लेकिन मुझे सड़क पर एक जगह कचरा पड़ा नजर आया है। अगर वो उठा लिया जाए तो सड़क की खूबसूरती को 4 चांद लग जाएंगे। अच्छा, दूसरा वजीर आया तो उसने भी बिल्कुल यही अहवाल सुनाया कि सड़क पर एक जगह कचरा है, अगर वो उठा लिया जाए तो सड़क पर उंगली उठाने की गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। अब तीसरा वजीर आया तो वो बहुत थका हुआ नजर आया, पसीने से उसके कपड़े गीले हो रहे थे और उसके हाथ में एक थैला भी था। उस वज़ीर ने बादशाह को बताया कि बादशाह सलामत, सड़क तो बहुत आलीशान बनी, लेकिन सड़क पर मुझे एक जगह कचरा पड़ा नज़र आया जिसकी वजह से सड़क की जो खूबसूरती है वो मान पड़ गई थी। मैंने उस कचरे को साफ़ कर दिया। अब सड़क की खूबसूरती को 4 चांद लग गए और वहाँ ये एक थैला भी था जो शायद कोई भूल गया होगा। बादशाह सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा, ये कचरा और थैला मैंने रखवाया था, इस थैले में पैसे हैं जो तुम्हारा इनाम है। और फिर बादशाह ने बुलंद आवाज़ में कहा कि दावे तो सब करते हैं, खामियां भी सब निकालते हैं, चाहते सब हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन बुरे को अच्छे में बदलने के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाता है। अगर चाहते हैं कि जी हमारे माशरे में सब अच्छा हो तो हमें खुद को बदलना होगा और अपने माशरे को रोशन बनाने के लिए अपना अपना भरपूर जो किरदार है वो भी अदा करना होगा। अब नाज़रीन, ठीक कहानी की तरह अमली ज़िंदगी में भी हम लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ बैठे बिठाए ऐसे ठीक हो जाएगा या फिर पलक झपकने में सब कुछ बदल जाएगा, तब्दील हो जाएगा और हमें अपने आप को हिलाने की ज़हमत ही नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि हकीकत क्या है कि किसी निज़ाम की खामियों को दुरुस्त करने के लिए वक्त दरकार होता है। सबसे बढ़कर अहम ये बात होती है कि कोई निज़ाम की खामियों को ठीक करना चाहता भी है या फिर नहीं, उसकी नीयत भी है। और अगर जिस तरह ठीक ऐसे ही मुस्लिम लीग नून के कायद ने क्या ये फैसला किया है कि जी वो अपनी गलतियों से सबक सीखते हुए नज़रिए पर चलेंगे और नज़रिए की हिफाजत भी करेंगे और अगर उन्हें इस नज़रिए के लिए कुर्बानी भी देना पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, नून लीग के कायद के बकौल वो 90 की दहाई की सियासत से सबक ले चुके हैं, इसीलिए वो अब जमहूरियत की नशोनुमा के लिए पूरी तवानाई सर्फ करेंगे, पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन नून लीग के मुखालिफिन ने मियाँ साहब पर नज़रियाती रंग चढ़ने की बात को आड़े हाथों लिया और ये सवाल उठा दिया कि मियाँ साहब को ऐसे वक्त में नज़रियाती होना याद कैसे आ गया जब वो सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हो चुके हैं। लेकिन मियाँ साहब का मौक़िफ़ यही था कि जिस तरह उनको ज़बरदस्ती निकाला गया, इसके बाद वो कभी किसी से डील नहीं करेंगे बल्कि उसूली सियासत पर यकीन रखते हुए वोट को इज्जत दिलाएंगे। फिर क्या था, नून लीग ने वोट को इज्जत दो की तहरीक शुरू कर दी। नवाज शरीफ साहब ने जगह जगह अवामी जलसों से खिताब में इसी नारे के ज़रिए ये पैगाम देने की कोशिश की कि कुछ कुव्वतें जमहूरियत को कंट्रोल किए हुए हैं और इन्हीं कुव्वतों ने मियाँ साहब को निकाल बाहर किया है। गर्ज के मियाँ साहब और उनकी साहिबजादी मरियम नवाज ने इदारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। बराह रास्त कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान का नाम लिया गया और हुकूमती खिलाड़ियों ने नून लीग की जानिब से इदारों की हर्जा सराई पर बात करते हुए कहा कि नवाज शरीफ साहब असल में नज़रियाती नहीं हुए बल्कि वो इदारों को इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि वो अपना असल हदफ हासिल करना चाहते हैं। हुकूमती जो वज़रा हैं उनके मुताबिक वो हदफ डील है या फिर ढील है या फिर NRO है और अब तो बाकायदा नून लीग के सफ़ों में से डील की आवाज़ें आ रही हैं। और ये कोई अनोखी बात तो नहीं है क्योंकि पहले भी नून लीग के कुछ रहनुमा नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक बात करते हुए कहा करते थे कि नवाज शरीफ का जब तक मुकम्मल इलाज नहीं हो जाता तब तक वो वापस नहीं आएंगे। और जबकि कुछ लीगी रहनुमा ये भी कहा करते थे कि जब तक नवाज शरीफ के सर पर ये जो मंडलाता हुआ ख़तरा है ये नहीं टल जाएगा तब तक वो वापस नहीं आएंगे। तो इसीलिए अब नून लीग की जानिब से नवाज शरीफ की डील की बातें कोई हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। और आजकल नून लीग वाले डील का दावा भी कर रहे हैं जिसपे सियासी हल्के ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नवाज शरीफ की मुमकिन होने वाली डील अब हलाल हो गई है। अब नवाज शरीफ की वतन वापसी की खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन सियासी तज्ज़ियाकार कहते हैं कि नवाज शरीफ वापस आएँ या ना आएँ, दोनों सूरतों में नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों के वज़ीर आज़म के मनसब पर फायज़ होने के कोई इम्कानात नहीं हैं।
अब ये भी खबरें गर्दिश करने लगी थी कि जी शहबाज शरीफ साहब अलग डील की कोशिशों में लगे हुए हैं और नवाज शरीफ साहब अलग डील की कोशिशों में मसरूफ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये बनता है कि वो नवाज शरीफ साहब जो डील पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं थे, अचानक से वो डील पर कैसे आमादा हो गए। अब कहने वाले ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को लंदन से डिपोर्ट होने का डर है, और अगर इस खबर में सदाकत है कि नवाज शरीफ को डिपोर्ट किया जा सकता है तो ये सूरत हाल नवाज शरीफ और उनकी जमात के लिए शर्मिंदगी की बात हो सकती है। अब इसी शर्मिंदगी से बचने के लिए नवाज शरीफ की वापसी और डील की जो खबरें हैं उसकी बातें सियासी बाजार में उछाली जा रही हैं। अब एक और सवाल बनता है कि अगर नवाज शरीफ की वापसी और डील की खबरें वैसी ही की जा रही हैं कि तो इन खबरों को उछाल कर नून लीग को फ़ायदा क्या होगा। तो इसका जवाब सिर्फ ये कि अगर बिल फ़र्ज़ नवाज शरीफ को डिपोर्ट कर दिया जाता है तो ऐसी सूरत में नवाज शरीफ वतन वापस आने का ऐलान कर देंगे और सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, यानी एक तीर से दो शिकार करते हुए नजर आएंगे। और नवाज शरीफ एक तासुर तो हुकूमत में उभारने की कोशिश करेंगे ना कि जी उनकी डील हो गई और वो डील के नतीजे में वापस आए हैं, हालांकि ताकि हुकूमत पर किसी तरह से दबाव डाला जा सके, प्रेशराइज़ किया जा सके। और दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब आवाम को यकीन दिलाने में कामयाब होने की कोशिश करेंगे कि वो आवाम के लिए वापस आएँ, और हुकूमत नवाज शरीफ की वापसी से डर कर उन्हें गिरफ्तार कर रही है। यानी नून लीग के कायद अपनी वो कहते हैं फेस सेविंग करने के साथ साथ आवाम के दिलों में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। अब बहुत सी बातें, बहुत सी कहानियाँ, बहुत से पहलू हैं, लेकिन कौन सी बात दुरुस्त होगी ये आने वाला वक्त हमें बताएगा। लेकिन एक बात साफ नज़र आ रही है कि नवाज शरीफ जब इदारों को निशाना बनाते थे तो मुल्क की जो बदनामी है सिर्फ वही नहीं होती थी, बल्कि इस तनकीद से इदारों पर अवाम का जो एतमाद है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो सकता था। अवाम और रियासत के दरमियान एक खलीज पैदा हो सकती थी। अब ऐसा होने से नवाज शरीफ या नून लीग को भला कोई फ़ायदा हासिल हो जाए, ये मुल्क के लिए यकीनी तौर पर सरासर नुकसान का बाइस होता। अब इसीलिए इन इल्ज़ामात की वजाहत या इन्हें क्लियर करना बहुत ज़रूरी हो गया और DGISPR ने सब कुछ क्लियर कर दिया, वाजे कर दिया और डील की आवाज़ें लगाने वालों से पूछा कि किसने डील की और किससे डील की। ये ज़रा चलाइएगा क्लिप DGISPR। अच्छा नाज़रीन, ये सच है कि ये 5th जनरेशन वॉर का दौर है जिसमें झूठा प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा किया जाता है, इतना मुसलसल किया जाता है, तसलसल से किया जाता है कि झूठ भी सच लगने लग जाता है। अब यही मामला नवाज शरीफ की डील वाली अफवाह का है, क्योंकि नवाज शरीफ के आने से सियासी मंजरनामा क्या होगा ये देखने से ताल्लुक़ रखता है। इसीलिए नवाज शरीफ की डील पर भी बहुत सी क्या सराहियाँ की जा रही हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, और तर्जुमान पाक फ़ौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने इन्हीं अफवाहों का गला घोंट दिया। वो क्या कहते हैं कि जी नवाज शरीफ की वतन वापसी और किसी किस्म की मुमकिन डील के हवाले से ये सब अफवाहें हैं, क्या सराहियाँ हैं। अगर डील की कोई बात करता है तो उन्हीं से सवाल किया जाना चाहिए कि कौन डील कर रहा है, इसके मुहर्रिकात क्या हैं, इसके सबूत क्या हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, अगर कोई ऐसी बात करता है तो उससे तफसीलात या डिटेल ज़रूर मांगें। ये सब कुछ बेबुनियाद है, इस पर जितनी कम बात की जाए उतना ही बेहतर है। अच्छा नाज़रीन, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के इस बयान के बाद ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, वाज़ेह हो गई कि कौमी सलामती के इदारे भी इन अफवाहों से तंग हैं। इसलिए DGISPR ने डील के मुतालिक दावे करने वालों पर सवाल ज़रूर उठाएं। साथ ही ये भी कहा है कि सियासी मामलात से इस्टेब्लिशमेंट को दूर रखा जाए। अच्छा, उधर अपोजिशन जमातें ये भी कह रही थी 2022 जो है वो इलेक्शन का साल है, शायद इस वजह से अब ये जो अफवाह भी गर्म है कि ज़रूर सियासत के पर्दे में कोई खिचड़ी तैयार हो रही है। अच्छा, एहसान इकबाल साहब का क्लिप होगा, ज़रा टीम वो भी चलाइएगा। सुना आपने एहसान इकबाल साहब को, जैसे DGISPR का बयान आया तो नून लीग भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए अपना मौक़िफ़ दे रही है कि नून लीग ना किसी से डील चाहती है, बल्कि नून लीग की डील किसी इदारे के साथ नहीं है बल्कि अवाम के साथ है। लेकिन नाज़रीन, नून लीग के अंदर कई ऐसे रहनुमा मौजूद थे जो नवाज शरीफ साहब की वापसी की बाकायदा तारीख देते हुए नजर आए। इनमें से एक रहनुमा जावेद लतीफ़ थे जिन्होंने 12 नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुतालिक तारीख दी। जावेद लतीफ़ अब भी शायद ये समझते हैं कि नवाज शरीफ कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। अब इसी तरह अयाज सादिक अपने चेहरे की मुस्कुराहट से जाहिर कर रहे थे कि जैसे नून लीग के सारे दुख दर्द दूर होने वाले हैं और नून लीग को मुश्किलों से निकलने के लिए जैसे कोई जादू की छड़ी मिल गई हो। लेकिन हुकूमत का ऐसा मानना है कि नून लीग ने डील और नवाज शरीफ की वापसी का राग छेड़कर अपने वोट के इज्जतों के बयानिए को खुद नुकसान पहुंचा दिया है। जबकि फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, वो नून लीग को हर 3 महीने बाद डील का ख्वाब आता है और गुलाम सरवर भी फवाद की हाँ में हाँ मिला रहे। दोनों का ज़रा क्लिप चलाइएगा। अच्छा, सुना आपने, तहरीक इंसाफ का ख्याल ये है कि अब आने वाली सियासत माइनस जरदारी और माइनस नवाज शरीफ होगी। नवाज शरीफ और जरदारी पाकिस्तान की सियासत की तारीख बन चुके हैं और नवाज शरीफ और जरदारी का ना ही कोई मुस्तकबिल है और ना ही हाल है।
ये तहरीक इंसाफ की अपनी राय हो सकती है, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि जैसे ही नवाज शरीफ साहब की डील की खबरें गर्दिश करने लगी तो वफाकी काबीना के इजलास में नवाज शरीफ की वापसी और डील से मुतालिक जो मामलात हैं उसको बाकायदा डिस्कस किया गया। वज़ीर आज़म ने भी ये बात कही कि अगर बड़े चोरों को छोड़ना है तो फिर जेल के दरवाजे खोल देने चाहिए। अब हुकूमत की जानिब से ऐसे बयान के बाद ये तासुर उभरने लगा है कि जैसे पसे पर्दा कोई हलचल हो रही है, कोई बड़ी हलचल, और इस हलचल का वज़ीर आज़म को भी एहसास हो चुका है। लेकिन DG ISPR की जो मीडिया ब्रीफिंग है उसके बाद जिन जिन को डील की एक गलत फहमी थी वो मेरे ख्याल से दूर हो गई होगी। अब यही वजह है कि फवाद चौधरी कह रहे हैं कि अब सब गलत फहमियाँ दूर हो चुकी हैं और गुलाम सरवर इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि जी इदारे मुल्क के साथ मुखलिस हैं, वो करप्ट अनासर को किसी सूरत सपोर्ट नहीं करेंगे। अब नाज़रीन, सियासत के बाज़ार में डील के बादल के बरसने और ना बरसने पर मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ हो रही हैं, और इसी तरह जो फ़ॉरेन फंडिंग केस है उसमें भी ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि किस पर फ़ॉरेन फंडिंग की तलवार गिरेगी और किसका सियासी पत्ता साफ होगा। अच्छा, ऑपोजिशन तो PTI फ़ॉरेन फंडिंग केस पर कह रहे हैं कि एड़ी चोटी का जोर लगा रही है ताकि वो अपने रास्ते का पत्थर किसी तरीके से हटा सके। शायद खान अब्बासी सब कुछ फरमा रहे, ज़रा उनका क्लिप चलाइएगा। अच्छा, जिस तरह तहरीक इंसाफ पनामा केस में नून लीग पर इल्ज़ाम लगाया करती थी कि उसने जाली दस्तावेज़ात अदालत में जमा करवाई हैं और नवाज शरीफ ने हक़ाइक़ छुपाए, ठीक वैसे ही जो शाहिद खान अब्बासी साहब हैं ये हुकूमती जमात पर बाकायदा इल्ज़ामात की बुछाड़ कर रहे हैं कि जिसने फ़ॉरेन फंडिंग केस में जो हक़ाइक़ हैं उनको बाकायदा छुपाया। और शाहिद खान अब्बासी साहब इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अमरीकी रियासतों टेक्सास और कैलिफोर्निया की 2 कंपनीज़ के चेयरमैन हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बरतानिया में भी कंपनीज़ खोली हुई हैं। उन्होंने इन कंपनीज़ के बारे में ना इलेक्शन कमीशन को बताया और ना ही स्टेट बैंक को बताया। दुबई की एक क्रिकेट कंपनी ने भी PTI को $21 लाख भेजे। फॉरेन फंडिंग करने वाले लोग कौन थे किसी को इल्म नहीं, लेकिन स्क्रूटनी कमेटी ने ये सब कहानी बता दी। अच्छा, नून लीग ये एक मॉडल ग्राउंड बना रही है कि अगर नवाज शरीफ को तनख्वाह ना लेने पर ना अहल किया जा सकता है तो करोड़ों की खुर्द बुर्द में मुलव्विस और मशकूक जो फ़ॉरेन फंडिंग लेने वाले इमरान खान है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इस पर खुद से नोटिस लेना चाहिए। अब ये बात मौलाना भी कह रहे हैं कि जी साबित हो गया कि वज़ीर आज़म के साथ उनका पूरा टब्बर। ज़रा सुनिएगा मौलाना सब क्या कह रहे हैं। अच्छा, आपने देखा जी अकबर एस बाबर तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करके अपनी साबिका जमात को नाअहल करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। उन्होंने ही इस केस की बुनियाद डाली और अब सारी जो अपोजिशन है उनके पीछे खड़ी हो गई। मौलाना साहब भी अब अकबर एस बाबर के इल्ज़ामात को दुरुस्त करार दे रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कि जी फ़ॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ बेनकाब हो गई है, एक्सपोज हो गई है। तमाम सियासतदानों की करप्शन इकट्ठी कर ली जाए तो भी अकेले इमरान खान के बराबर नहीं हो सकती है। यानी साबित हो गया कि इसके पीछे बैनुल-अक़वामी लॉबी है। अब मौलाना साहब का ये इल्ज़ाम नया नहीं है, आपको पता है वो पहले भी वज़ीर आज़म को बैरूनी ताकतों का एजेंट कहते हैं, इसीलिए वो ये बता रहे हैं कि आज उनकी बातों की तायीद हो गई है। लेकिन हुकूमत का ऐसा कहना है कि जी फ़ॉरेन फंडिंग में जो अपोजिशन जमातें हैं वो भी जद में आ सकती है, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के वो कहते हैं जी कई ऐसे अकाउंट्स हैं जो खुफिया रखे गए हैं। ज़रा चलाइएगा फ़ारूक हबीब का क्लिप। जी, तो फ़ारूक क्या कह रहे हैं, उनके कहने का मतलब है कि जी जिस अकबर एस बाबर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी बाकायदा इतरा रही है वो तो नून लीग के ईजी लोड पर चल रहे हैं। नवाज शरीफ पर तो बेनज़ीर भुट्टो ने ये इल्ज़ाम तक लगा दिया था कि उनको उसामा बिन लादेन से फंडिंग होती रही है। और अब फ़ारूक हबीब के बकौल पीपल्स पार्टी ने 2015 में इलेक्शन कमीशन से 15 अकाउंट्स छुपाए। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान से भी नून लीग के अकाउंट्स की तफसीलात वो कह रहे हैं अभी आनी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने खुफिया फंड्स का ज़रा बताएं। अब इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम का जो खेल है वो चल रहा है। मांडवी वाला वो भी कुछ फरमा रहे हैं, ज़रा उनका क्लिप भी चला दीजिएगा। अच्छा, जिस तरह तहरीक इंसाफ इस वक्त फ़ॉरेन फंडिंग केस के कहने के रडार पर आई हुई है ना, इसी तरह बाकी जो जमातें हैं उनका भी इसके रडार पर आने का खदशा बढ़ गया है, क्योंकि तहरीक इंसाफ वाले ये दावा कर रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के कई ऐसे अकाउंट्स हैं जो बाकायदा छुपाए गए और इसीलिए दोनों जमातों का जो बचना है वो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन हुकूमत के इसी मौक़िफ़ को रद्द करते हुए सलीम मांडवी वाला हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन आए और अपने अकाउंट सामने रखे और पीपल्स पार्टी अपने अकाउंट सामने रखे। वो कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि तहरीक इंसाफ अपने आप को बचाने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रही है और इस इल्ज़ाम तराशी से वो आवाम को तो धोखा दे सकती लेकिन इदारों को नहीं, जो हक़ाइक़ और सबूत देखकर फ़ैसला करते हैं। अभी बात तो सच है, नून लीग हो, तहरीक इंसाफ हो या फिर कोई भी पार्टी हो, सबको अपने अपने कामों का जवाब देना होगा। फ़ॉरेन फंडिंग सबकी हुई है, गड़बड़ किसके अकाउंट में है और इस पर तीनों बड़ी जमातों को इलेक्शन कमीशन को मुतमईन करना है ताकि सियासत का जो पहिया है वो भी चले, जमहूरियत है। अब अवामी अदालत में एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी से
मेरे ख्याल से जो बला है ना टलेगी नहीं, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। फॉरेन फंडिंग रिपोर्ट आने के बाद से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अपोजिशन की जानिब से शदीद तनकीद की जद में। अपोजिशन जमातों ने फॉरेन फंडिंग रिपोर्ट को इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून का ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट को वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अज खुद कार्रवाई करनी चाहिए, और पीपल्स पार्टी ये ख्याल करती है कि ये बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो PTI पर पाबंदी आयद करे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आखिरकार मिस्टर क्लीन एक करप्ट और बेईमान सियासतदान के तौर पर बेनकाब हो गए हैं। और PPP के चेयरमैन बिलावल जरदारी ने भी इस हवाले से ट्वीट की है। वो कहते हैं कि PTI की गैर मुल्की फंडिंग को साबित करती इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट ना सिर्फ पार्टी की करप्शन बल्कि उनकी मुनाफिकत को बेनकाब करती है। अच्छा, दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि PTI की तरह नून लीग और PP की जो फंडिंग है उस पर भी इलेक्शन कमीशन की तहकीकात का मुंतज़िर हूँ। इसके अलावा खान साहब ने ये भी ट्वीट की, इमरान खान साहब ने, कि मैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से PTI की फंडिंग की जाँच पड़ताल का खैर मकदम करता हूँ। हमारे अकाउंट्स की जितनी ज़्यादा जाँच पड़ताल की जाएगी कौम के लिए उतनी ही हक़ाइक़ की वजाहत सामने आएगी। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। रुकने कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नवाज, बहुत शुक्रिया रोमीना ज्वाइन करने के लिए, टाइम देने के लिए। अच्छा रोमीना, फॉरेन फंडिंग रिपोर्ट आने के बाद क्या नवाज लीग का सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा है? क्योंकि नवाज लीग ने आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा तो किया सुप्रीम कोर्ट से। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मदद करने के लिए। देखिए, जहाँ तक आपने ख़ुद भी जो है वो तमाम तर जो बयानात हैं जो लीडरान की तरफ से आए, आपने उनकी भी निशानदेही की और बता भी दिया, और अवाम ने डेफिनेटली 2 दिन से हम देख भी रहे हैं, अवाम सुन भी रहे हैं। जहाँ तक बात है सुप्रीम कोर्ट के एक्शन लेने का या बात करने का, बहुत सारी चीज़ों पर हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शंस भी लिए हैं, लेकिन लेट्स सी, अभी तो इलेक्शन कमीशन मैं समझती हूँ सबसे पहले खराज तहसीन का मुस्तहिक है कि जिसने हर किस्म के दबाव को बर्दाश्त करते हुए भी एक जो प्रॉपर क्लियर रिपोर्ट जो है वो शाया की दी है। और उसके साथ साथ बहुत सारे सवालात भी उठते हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से। अगर हम देखें, जो पार्टी एक्ट होता है उसके तहत जो है आप कोई भी जमात जो है वो फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकती, और मेरे ख्याल में ये भी एक खुद में ही बहुत बड़ी चीज़ है। अब देखना ये है कि वो जमात जो कि तहरीक इंसाफ कहलाती है और इंसाफ के बड़े बड़े नारे लगाती है और जगह जगह पे और हमेशा हम देखते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 7 साल के बाद ये आज जो है जवाब आया, वो रिपोर्ट आई है। और मैं समझती हूँ इसमें जितनी क्लैरिटी, तो वो बात की बात है कि मज़ीद क्या नहीं, अब जितनी क्लैरिटी आनी थी उससे बढ़कर अगर कोई आएगी तो वो तो खैर बात की बात है, लेकिन जितनी आ गई है, क्या वो बहुत सारे सवालात भी उठाती है कि क्या ये खुद इस वक्त वज़ीर आज़म रहने के अहल हैं, जो हर बात पे कहते थे कि कुछ ट्रेन गिर गई तो इस्तीफ़ा, दवाई हो गई खुदा ना खास्ता तो इस्तीफ़ा, कुछ भी हो जाए तो इस्तीफ़ा। तो आज जो हालात हैं, और हमने देखा कि जो कुछ उन्होंने कहा था अपने दौरे हुकूमत, अपने अपोजिशन में होते हुए अपने दौरे हुकूमत में, उन्होंने उन तमाम तर चीज़ों की जो है वो नफ़ी की। फिर चाहे वो आटे का केस हो, गंदम का हो, चीनी का हो, करप्शन का हो, कुछ भी हो, BRT के ऊपर आप देख लें अभी तक कोई एक्शन नहीं आया, और बहुत सारी और चीज़ें। मेरे ख्याल में अब तो वो इस लायक भी नहीं है कि वज़ीर आज़म रह सकें। और हम लोगों ने जिस जमात ने तमाम तर जो इशूज़ थे, तमाम तर जो इल्ज़ामात थे, उनको फेस भी किया। हमारी तमाम तर लीडरशिप जो है उन्होंने जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से लेकर मरियम बीबी और तमाम तर जो हमारे लीडर्स हैं, उन्होंने जेलों को भी देखा और तमाम तर चीज़ों को फेस किया है। तो अब तो सवाल उठता है कि अब ये क्या करते हैं, खुद को अपने आप को किस तरह इंसाफ के लिए पेश करते हैं। अच्छा रोमीना, बिलावल जरदारी ने तमाम अपोजिशन से वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद लाने के लिए कहा है, तो क्या नवाज लीग साथ देगी इस मामले पर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जैसे आज शाम में बिलावल भुट्टो साहब ने जो बात की है और तमाम तर अपोजिशन से बात की है, तो मैं समझती हूँ कि इसके बाद लेट्स सी कि तमाम तर अपोजिशन की जमातें जो हैं वो जब इकट्ठी होती हैं, बैठती हैं, और उसके बाद जो भी लाएमल इख्तियार होगा वो तमाम तर जो पार्टीज़ हैं उनके जो स्पोक्स पर्सनस हैं या लीडरशिप की तरफ से जो भी फैसला आएगा डेफिनेटली वो सबके सामने होगा।
इसका मैं समझती हूँ कि इसका बेहतरीन हल तो ये है कि खुद इस वक्त के जो अपने आप को वज़ीर आज़म कहते हैं, इस तमाम तर चीज़ें फैसले आने के बाद उनको खुद ही जो है वो उतर जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, नवाज शरीफ की वापसी और जो डील की खबरें हैं वो भी आ रही थी, जिसको डीजी ISPR ने मुस्तरद किया और हुकूमत का कहना है कि जी ऐसी बातें आपकी पार्टी ने खुद फैलाई हैं और जावेद लतीफ़ और रियाज सादिक पर ऐसी अफवाहें फैलाने का हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया। क्या कहेंगी आप? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही मज़ायका ख़ेज़ गुफ्तगू है हुकूमत की। हुकूमत के जो सो कॉल्ड कुछ जो मैं समझती हूँ कि कहना तो अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं, लेकिन समटाइम्स आप कुछ जगहों पे होता है ना, भंड आते हैं और वो शादियों पर आके तो शोर मचा रहे होते हैं और तमाशा लगा रहे होते हैं। ये उन्हीं लोगों के बयानात हैं और वो यही कहते हैं, क्योंकि वही लोग हैं जो बार बार ये कहते रहे हैं माजी में, पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर कहते रहे। और तो और वज़ीर आज़म जो अपने आप को कहलाते हैं, उन्होंने खुद कितनी दफ़ा जो है वो कहा है कि जी किसी को डील नहीं मिलनी, किसी को डील नहीं मिलनी। तो और हमारी जमात की तरफ से हमेशा एक ही जवाब आया है कि ना आपसे कभी किसी ने डील मांगी, ना कही, और ना ही हमें आपसे किसी किस्म की डील की ज़रूरत है, ना हमें करनी है। तो मेरे ख्याल में ये अब चूँकि तस्दीक आ गई उनको खुद भी, तो ये तो सवाल हुकूमत की तरफ आता है। और दूसरी बात ये कि जब आपको कोई और नहीं मिलता तो आपको कोई ना कोई ईजी मिल जाता है कि आप उसके ऊपर नाम लगा दें। तो मेरे ख्याल में इल्ज़ामात लगाने की आदत PTI की बहुत पुरानी है। तो इसलिए ये जो आज यहाँ से बोल रहे हैं, कल कहाँ से बोलेंगे और परसों कहाँ से बोलेंगे, मेरा इनको मुफ्त मशवरा ये होगा कि बराए मेहरबानी आप ये देखें कि अब आपने अगली कौन सी जमात में जाना है। ठीक है। अच्छा, हुकूमत ने मिनी बजट की मंजूरी के लिए जो 10 जनवरी को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला है कि, तो आप नहीं समझती कि अपोजिशन नाकाम रही है कोई ठोस स्ट्रैटेजी या हिकमत अमली बनाने में, और हुकूमत को एग्जैक्टली इसको टफ टाइम कहा जाता है, वो टफ टाइम देने में? क्योंकि जब भी आप टफ टाइम देने की बात करते हो, अपोजिशन जो भी बात करते हैं, तो हुकूमत वाले इसको बड़ा संजीदगी से ले ही नहीं रहे होते। वो कह रहे होते हैं कि बस ये कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बातें करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी जो पार्लियामेंट का सिस्टम है, हमें उसको बहुत क्लियर और वाज़ेह समझने की ज़रूरत भी है। और मैं समझती हूँ कि हमारे जो अवाम है, लोग हैं, वो तमाम तर इस प्रैक्टिस को जानते भी हैं कि जो हुकूमत जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि एक नंबर की भी बात होती है, लेकिन अपोजिशन के पास जो चीज़ मौजूद होती है वो पार्लियामेंट का एक तो फोरम है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो हुकूमत जो मिनी बजट लेकर आई है और उन्होंने जिस तरह से बलडोज किया है, हम सब ने देखा कि कहीं पर भी बात करने का मौका नहीं दिया गया, स्टैंडिंग कमेटीज में बात नहीं की गई, कहीं पर भी ये बात नहीं की गई, और इसको लाकर अवाम के ऊपर बलडोज ना सिर्फ किया जा रहा है पार्लियामेंट में बल्कि अवाम के अंदर भी, क्योंकि उनको बहुत आसान तरीका मिला। उन्हें कहा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लेकिन जहां तक ऑपोजिशन की बात है, हम लोगों ने बरमला इस पे एहतजाज भी किया, शोर भी मचाया और बात भी की है, और बारहा हर जगह पर, क्योंकि ऑपोजिशन का काम ये होता है कि वो आपको हर चीज वाजिया जो है वो दिखा सके, बता सके अवाम को कि क्या चीज गलत है, क्या सही है। और अगर आप देखें तो मुख्तलिफ जो जमातों के लोग हैं ऑपोजिशन के, उन्होंने अपने, चाहे वो टीवी टॉक शो का फोरम है, चाहे सोशल मीडिया का फोरम है, वहां पर अपनी आवाज को बारहा उठाया और बताया है कि क्या क्या चीजें हैं जिनका नुकसान जो है वो अवाम को और इस मुल्क को भुगतना पड़ेगा, किस तरह से जो है हमारी नस्लें वो है वो तबाह हो रही हैं और हम किस तरह माशी बदहाली का शिकार होते जा रहे हैं। ठीक है जी रुमीना खुशी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। पीपल्स पार्टी ने PTI हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और तारीख भी दे दी। पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी ने कहा कि 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद तक मार्च किया जाएगा। उन्होंने अपोजिशन जमातों को एहतजाज में शिरकत की दावत देते हुए कहा कि लाहौर में पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी और यहीं से हुकूमत के खात्मे की तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। अच्छा, बिलावल ने PDM से शिकवा भी किया, वो ये कि जी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM ने अपने मार्च से पहले पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की।
अब देखना होगा कि क्या पीडीएम की जमातें पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च देंगी और क्या पीपल्स पार्टी पंजाब से बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे भी कर पाएगी। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कादिर मंदोखेल साहब। बहुत शुक्रिया मंदोखेल साहब ज्वाइन करने के लिए। मंदोखेल साहब, पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी से हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान तो कर दिया है, तैयारी क्या है? और हुकूमती वज़रा और जो नाक़िदीन है वो तो ये कह रहे हैं जी पंजाब में आपके पास लोग ही नहीं है, तो क्या सिंध से अवाम जाएगी आपके साथ इस्लामाबाद? बहुत शुक्रिया। जो साहब ये फरमा रहा है उनसे ये पूछे कि 2018 के इलेक्शन में लाहौर से NA 133 में पीपल्स पार्टी के 5,500 वोट थे, और अभी पिछले महीने जो इलेक्शन हुए ये शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा का पीपल्स पार्टी ने 32,313 वोट लिया। खानेवाल में TLP को पीछे छोड़ के तीसरे नंबर पे आ गए। तो ये क्या सिंध से वोट गए थे? और फिर उसको भी छोड़िए, पुख्तनख्वा साउथ पुख्तनख्वा का जो इलेक्शन हुआ, मेयर पिशावर का 47,000 वोट पीपल्स पार्टी ने पूरा पीडीएम में, जिसमें मुस्लिम लीग नून और शेरफाव साहब की पार्टी मौजूद थी, वो सिर्फ 11,000 ज्यादा ले गए, जबकि वजीर आला रह चुका है JUI का, और 9 साल से PTI की हुकूमत है, वहां पीपल्स पार्टी ने 11,000 वोट सिर्फ कम लिए पीडीएम से। तो उनको जरा ये बता दे कि पीपल्स पार्टी जो है ना वो सुकून की पार्टी है, तो आप जरा सब्र कर लें। और फिर पीडीएम वालों ने जो 23 मार्च का ऐलान किया है, पीपल्स पार्टी का ये सिर्फ पहला एहतजाज नहीं है, सिर्फ पिछले महीने दिसंबर में 10 तारीख को, 17 और 27 तारीख को हमने जलसे जुलूस और महंगाई के खिलाफ हमने मुजाहरे किए हैं। तो हम तो रवा दवा है, और ये 27 फरवरी लॉन्ग मार्च है, ये भी नहीं है, बीच में भी बहुत सारे प्रोग्राम होंगे। ये आप देख रहे हैं ना, पीपल्स पार्टी तो मुसलसल जदोजहद कर रही है, मुसलसल हुकूमत की जो नारावा सलूक है इसको एक्सपोज कर रही है। बाकी पीडीएम जाने उनकी महकमा मुझ। और बल्कि मैं एक और बात बताऊं, अभी 8 बजे के शो में कामरान साहब मेरे साथ बैठे थे, पीडीएम के JUI के सेनेटर। वो तो ये कह रहे हैं कि हम जो 27 मार्च का जो मुजाहरा है या धरना है या जो भी है, उस पर हम गौर कर रहे हैं, इस वजह से कि पुख्तनख्वा का इलेक्शन हो रहा है और 27 तारीख को, तो 23 को इसके ऊपर हम मशवरत करें, शायद उसको मजीद भी पोस्टपोन करें। ये भी खबर है, जो आज की खबर बता रहा था वो अपने टॉक शो में। ठीक है। अच्छा मंदोखेल साहब, बिलावल साहब ने अपोजिशन जमातों को एहतजाज में शिरकत की दावत दी है, लेकिन जो सारी बड़ी जमातें हैं वो तो पीडीएम में शामिल हैं, और वो आपको पता है कि अपना अलग ही महंगाई मार्च करने जा रही हैं। तो आपको लगता है कि वो दावत कबूल करेंगे, आपका साथ देंगे? मौलाना साहब तो यहाँ तक कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी ने एस्टेब्लिशमेंट से डील कर ली है। देखिए, मौलाना साहब हमारे लिए बेहद एहतराम वाली शख्सियत है, आलिम दीन है। अभी आपने कल परसों के बयान पढ़ लिए, उस पर बोला पीपल्स पार्टी और इनकी भी बिल्कुल हमारी जैसी सोच रख रही है। अभी परसों तब की बात है, ये जो बात आप फरमा रही है, ये मैंने पहले 2 महीने पहले की बात की है। और फिर मैंने आपको ये अर्ज किया था कि कामरान मुर्तजा जो सेनेटर है, अभी 8 बजे वाले शो में उन्होंने बताया कि हम तो 23 मार्च वाली जो प्रोग्राम है उस पर गौर करें, क्योंकि पुख्तनख्वा नार जोन का इलेक्शन हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि पीडीएम की जमातों को ये बिलावल साहब जो धरना है या जो लॉन्ग मार्च है उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि पीडीएम की जमातें तो 23 मार्च को भी करने नहीं जा रहे, बल्कि उसको आगे कर रही है। ठीक है। अच्छा, तो आपको नहीं लगता मंदोखेल साहब कि ये जो पीडीएम है, ऑपोजिशन की जितनी भी बड़ी जमातें हैं, अगर ये वाकई हुकूमत को टफ टाइम देना चाहती हैं, अवाम के लिए लोग बाहर निकले हैं, तो इनको एक पेज पर होना चाहिए था। इनके आपस के इख्तिलाफात बनते ही नहीं थे इस टाइम पे, अगर वाकई आप सब लोग हुकूमत को टफ टाइम देना चाहते थे। बिल्कुल, आपके सवाल से मैं इत्तेफाक करता हूँ। बदकिस्मती है आप मुस्लिम जमातों की। अब पीपल्स पार्टी क्या करे? जब पहली मीटिंग हुई थी, पीडीएम जो बनाई है ये भी बिलावल साहब की तजवीज करता थी, जो कि बन गई है। और पीडीएम की जो इजलास में नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक के जरिए मौजूद है, तो उन्होंने फरमाया कि सब इस्तीफे मौलाना साहब को दे दे। तो भी बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि मियाँ साहब आप आ जाए, कि आदमी इस्तीफे देते, आप जाके स्पीकर को दे दो। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या करना था, फिर पंजाब में पीटीआई के साथ जो सेनेट की सीटों में उन्होंने मुका किए, और दूसरी तरफ हमें कहते हैं इस्तीफा दे दे। और फिर 6-7 महीने पहले जो मेरा इलेक्शन हुआ था 249 फैसल वाड़ा साहब का जो सीट खाली हुआ,
वहां पे तो उन्होंने एक तरफ इस्तीफे मांग रहे थे, दूसरी तरफ जमी इंतखाबात लड़ रहे थे मिफ्ता इस्माइल साहब को खड़े के। तो ये सारी बातें तो बदकिस्मती है। फिर बिलावल भुट्टो साहब ने आसिफ अली जरदारी ये तजवीज़ दी है कि वफाकी हुकूमत 4 सीटों पे और सूबाई हुकूमत पंजाब इनके 7 सीटों पे खड़ी है। जहांगीर तरीन साहब के पास 40 MPA है, काफ लीग नाराज है, GDA नाराज है। आप अदम एतमाद की तहरीक पेश करें, मगर आज तक बदकिस्मती से PDM की जमातें अदम एतमाद की तहरीक पे मुतफिक नहीं है। अब दोबारा बिलावल साहब ने जो कल की मीटिंग में भी कहा कि स्पीकर के खिलाफ हम अदम एतमाद की तहरीक जो है ना वो पेश करेंगे अगर नून लीग वाले राजी हो गए। तो आप मुझे बता दो, पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, हम बिल जलाने में, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शलवार कमीज लटकाने में, पुलिस अफसरान को थप्पड़ मारने में, PTV पे हमला करने वाले गैर जमहूरी हरकतें तो हम नहीं करेंगे जो इमरान नियाजी साहब ने किया है। हम तो एक जमहूरियत के अंदर रह के असम्बली के अंदर, असम्बली के बाहर एहतजाज और अदम एतमाद, इन चीजों पे जो आइन का एक हिस्सा है, जो एक फंडामेंटल एक हमारी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ असम्बली, ये सारी चीज हमें आइन में दिया है, तो उसके लिए तो राजी नहीं हो रहे। यकीनन आपका सवाल वैलिड है कि बदकिस्मती है ये। अच्छा मंदोकर साहब, जैसा कि बिलावल साहब ने कहा है कि जी वो हुकूमत से निजात चाहते हैं, साफ शफाफ इलेक्शन का मुतालबा करते हैं और मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ जमहूरियत में है, तो अवाम के जहनों में सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या जो नए इंतखाबात हैं, नई हुकूमत आने से वाकई जो महंगाई है वो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी? देखिए, जब इंसान में विल मौजूद हो, जब इंसान की नीयत साफ हो, जब इंसान में इतनी काबिलियत हो, तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस पाकिस्तान को एटमी पाकिस्तान आज नहीं, आज से 45 साल 40 साल पहले बनाया था। बीबी शहीद ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी है। ये जो सीपेक का क्रेडिट ले रहे, ये सीपेक आसिफ अली जरदारी साहब के 9 दौरे चाइना के हुए, उसमें एस्टेब्लिश है। और फिर आइन दिया पीपल्स पार्टी ने, रोजगार दिया पीपल्स पार्टी ने, तो ये सारी चीजें तो पीपल्स पार्टी ने की है। तो क्या बात है कि पीपल्स पार्टी के दौर में चीनी 30-35 रुपए थी, आज 165 रुपए तक चली गई है। इवन के नवाज शरीफ साहब के दौर में आखिरी दिनों में 50-55 रुपए थी, आज 115-120 रुपए में जा रही है। दवाइयां 700% महंगी हो गई है, हर चीज महंगाई का तूफान है। पेट्रोल आपका 145 रुपए से ऊपर जा रहा है, जबकि आलमी मंडी में कम हो रहा है। आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के दौर में आलमी मंडी में $147 फी बैरल पेट्रोल था और पीपल्स पार्टी आवाम को दे रही थी 106 रुपए में। आज आलमी मंडी में 78 रुपए फी बैरल है और मौजूदा हुकूमत दे रही है 145 रुपए। तो ये जुल्म, ये महंगाई, ये याद है आपको 126 दिन के धरने में जहां इमरान नियाजी साहब फरमाते थे कि मैं 3 महीने में जो है ना वो नया पाकिस्तान बना दूंगा। जब आप लोगों ने सवाल किए कि आपके पास माशी टीम, बोला हाँ जी बिल्कुल, मेरे पास 200 माशी टीम है, जिसका सरगना होगा चाइना का अरस्तु यानी असद उमर। वो असद उमर तो पहले ही 6 महीने में फेल हो गया। उसके बाद पीपल्स पार्टी को जो गालियां देते थे उनकी दौर के वजीर खजाना हफीज शेख को लाया, फिर उसके बाद 1 हफ्ते के लिए हमाद अजहर साहब को आजमाया, उसके बाद फिर हटाया पीपल्स पार्टी के दौर का ये शौकत तरीन साहब को लिया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस हुकूमत ने जितने भी दावे 126 दिन के उस धरने पार्टी में किया था वो तो सारे के सारे झूठ साबित हुए। पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ बनाया, गुमराह किया, कंटेनर पे चढ़ के वो झूठ बोले जो पलट पलट के इसके मुंह पे पड़ रही सारी। तो मैं समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के पास एक विजन है, पीपल्स पार्टी के पास एक टीम है, पीपल्स पार्टी के पास एक सोच है और इस सोच के मुताबिक मैंने आपको मोटे मोटे 2-4 किए। शनाख्ती कार्ड पीपल्स पार्टी ने दिए है, पासपोर्ट पहली मरतबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिए, 20 लाख पाकिस्तानियों को बाहर भेजा है। जिसको ओवरसीज का क्रेडिट ले रहा है इमरान नियाजी साहब, ये कौन सा क्रेडिट ले रहे हैं? ओवरसीज के ऊपर भी आपने जमीन तंग कर दी है, ओवरसीज के ऊपर आप ये कहते हैं डॉलर महंगा होगा तो ओवरसीज को फायदा होगा, ओवरसीज को खाक फायदा होगा। ओवरसीज वाले जो कराची इस्लामाबाद में जो 20 लाख का मकान ले रहे थे अब वो 2 करोड़ से ऊपर है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो जमीनें ले रहे थे, ओवरसीज पाकिस्तानी जो इनके घर वाले यहाँ पे उनको रिश्तेदारों को जो पैसे भेजते थे, मिसाल के तौर पे पहले $1000 भेजते थे जिसका घर में पूरा राशन, आज तो $5000 भी नहीं आ रहा है। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी नुकसान हुआ। तो मैं जी
अच्छा मधुकर, पीपल्स पार्टी ने जो फॉरेन फंडिंग केस है उस पर इलेक्शन कमीशन से पीटीआई के खिलाफ एक्शन का मुतालबा किया है, लेकिन फारूक हबीब साहब जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं जी पीपल्स पार्टी पर वो इल्ज़ाम आयद करते हुए कह रहे हैं कि दस्तावेज़ात की जांच से ये बात बाकायदा सामने आ गई है कि पीपल्स पार्टी के 11 खुफिया बैंक अकाउंट्स हैं। देखिए, ये बात फारूक हबीब साहब को आज ही याद आई, 7.5 साल बाद। 7.5 साल के बाद जब इनकी चोरी पकड़ी गई, इनकी 53 अकाउंट पकड़े गए। आपको याद है इलेक्शन कमीशन के कानून क्या है? मेरे साथ 2018 में एनपी के कैंडिडेट थे, उसने नए अकाउंट के बजाय पुराना अकाउंट शो किया था। इतनी छोटी सी गलती, क्योंकि फ्रेश अकाउंट कंडीशन है, उसने पिछला अकाउंट शो किया, वो बेचारे के कागज रिजेक्ट हो गए, वो सीट खाली चली गई उनसे। यहाँ 53 अकाउंट, ये 53 अकाउंट तो सिर्फ तहरीक इंसाफ की एज ए तंजीम है। इनके जाती अकाउंट भी जो अरबों रुपया है, जहाँ इनकी बहनों से अलीमा बीबी और दूसरी सादिया बीबी, क्या नाम इनकी बहन का, उनसे जब करोड़ों अरबों रुपए निकल आए, जिसके ऊपर 25% एफबीआर ने जुर्माना लगा के वाइट किया गया, वो पैसे कहाँ थी? यही चंदे ज़कात तो थे। इतने बड़ी बनी गाला, इतने बड़ी घराना इमरान नियाजी साहब को किस पे चल रहा है? इन्हीं चंदे ज़कात पे चल रहा है। तो सवाल ये है कि वो अपने पैसे जो उनको मिल रहे हैं उसको वो कहते हैं, और जो दूसरी पार्टी को मिल रहे हैं उसको कहते हैं बता। तो इसकी डेफिनेशन भी जरा इनकी वकला मेरे सामने कर दे कि जब आपके अपने पर्सनल अकाउंट में पैसे आ रहे थे, आज तक आपका घराना चल रहा है, और फिर पूरे पाकिस्तान में हर आदमी रो रहा है, गरीब तो रो रहा है, मिडिल क्लास तो रो रहा है, अमीर भी रो रहा है। तो क्या बात है कि इमरान नियाज़ी 2 लाख टैक्स, आज 98 लाख रुपए टैक्स। कौन सा कारोबार है इस शख्स का? कौन सा इसका इन्वेस्टमेंट है? ये शख्स, इनकी वालिद मोहतरम तो मुझे एक बात बता दे कि 98 लाख यानी इक़्तिदार में आने के बाद 2 लाख से 98 लाख टैक्स दे रहे हैं, तो उसके असासाजात कहाँ से आ गए? क्या सोर्स ऑफ इनकम है? क्या कारोबार है? यही तो पूछना बाकी है। जरा इनको कुर्सी तो हटने दो, फिर यही नेब उनके पीछे पड़े होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी मंदोखिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फ़ैज़ अकबर खान को साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।